चलिए देखते हैं सेशन नंबर 15। आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। देखिए क्या बोल रहा है, बिहार का नवीनतम जिला, बिहार का नवीनतम जिला अरवल किस जिले के विभाजन के उपरांत बना है। क्वेश्चन है हमारे, देखो यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन राइज होगा। पहले तो आ जाओ, बिहार में कितने जिले हैं, तो बिहार में 38 जिले हैं। ठीक है, नवीनतम न्यू कौन है, न्यू है आपका अरवल। ठीक है, न्यू है आपका अरवल। किससे अलग हुआ, जहानाबाद से। जहानाबाद से क्या हुआ है, तो ये आपका अरवल जिला अलग हुआ। 38 आपका जिला है बिहार में, पहले आपका 55 था, लेकिन झारखंड जब अलग हुआ तो इसका जिला का संख्या क्या हो गया, कम हो गया। झारखंड कब अलग हुआ था, देखिएगा बिहार का विभाजन कब कब हुआ है। पहले तो आइएगा 22 मार्च 1912 को, किससे अलग हुआ था, बंगाल से। और 22 मार्च को ही हम लोग क्या मनाते हैं, बिहार दिवस। फिर आप आइएगा देखिएगा 1 अप्रैल 1936 को किससे अलग हुआ, उड़ीसा से। उसके बाद लास्ट विभाजन कब हुआ, 15 नवंबर 2000 को। इस समय किससे अलग हुआ, तो झारखंड क्या हुआ, झारखंड मतलब बिहार का जो दक्षिणी एरिया था वो आपका क्या बन गया, झारखंड बन गया 2000 ईस्वी में। यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जहानाबाद। जहानाबाद से अलग कौन सा हुआ था, बिहार। बिहार के बारे में देखें तो बिहार में अभी सीएम कौन है, ये हैं आपके नीतीश कुमार, नीतीश कुमार। ठीक है, गवर्नर के बारे में देखिएगा राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। वहीं बात करते हैं पहले, पहले कौन थे, पहले थे आपके श्री कृष्ण सिंह, श्री कृष्ण सिंह। और पहले गवर्नर कौन थे, ये आपके सीएम थे। पहले गवर्नर कौन थे, गवर्नर थे जयराम दौलत राम, जयराम दास दौलत राम, दौलत राम। और देखिएगा नीतीश कुमार 8 बार शपथ ले चुके हैं। बिहार में अभी हाल ही में जातिगत जनगणना स्टार्ट हुआ था 7 जनवरी 2023 को, लेकिन अभी क्या किया गया, हाईकोर्ट द्वारा उसको बंद करवा दिया गया है। बिहार में स्वतंत्रता के पहले, बिहार में स्वतंत्रता के पहले राज्यपाल कौन थे, जेम्स शिफ्टन। और ये क्वेश्चन आपका अभी बिहार बीपीएससी में आया हुआ था, याद रखिएगा। 38 जिला है। और राजधानी कौन सा हो जाएगा, राजधानी हो जाएगा पटना। पटना को पहले पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र, कुसुमपुर, कुसुमपुर, पुष्पपुर तथा अजीमाबाद के नाम से जाना जाता था। किस नाम से, अजीमाबाद, अजीमाबाद के नाम से जाना जाता था। और अभी किस नाम से जाना जाता है, पटना। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। देखिएगा क्षमावानी किस धर्म का त्यौहार है, क्षमावानी तो ये हो जाएगा आपका जैन धर्म का। क्षमावानी जैन धर्म का त्यौहार है। हम लोग जानते हैं जैन धर्म, अगर बौद्ध धर्म के साथ जैन धर्म का कंपेयर करें तो जैन धर्म काफ़ी पुराना है। क्यों, क्योंकि जैन धर्म में देखिएगा 24 तीर्थंकर है। ठीक है, और जो 24वें नंबर के हैं, जो 24वें नंबर के हैं ये किसके समकालीन है, ये समकालीन है गौतम बुद्ध के। ठीक है, तो सोचो इसके जो पहले वाले थे, मतलब 1 से लेकर के 22 तक के बारे में तो अच्छे से साक्ष्य भी नहीं मिल पाते, इतने पुराने थे। और एक चीज़ और याद रखना, जैन धर्म के पहले और 22वें, ठीक है, पहले कौन थे, पहले थे ऋषभ देव, ऋषभ देव। और 22वें कौन थे, अरिष्ट नेमी, अरिष्ट नेमी। इन दोनों का चर्चा कहाँ मिलता है, ऋग्वेद में। कहाँ मिलता है इन दोनों का चर्चा, ऋग्वेद में। और 24वें नंबर का नाम क्या था, पहले नाम था वर्धमान, पहले नाम क्या था, वर्धमान। उसके बाद 30 वर्ष की आयु में नंदीवर्धन, जो इनके बड़े भाई थे, 30 वर्ष की आयु में नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर ये गए ज्ञान प्राप्त करने के लिए। और 12 वर्ष के तपस्या के बाद, अब ऐसा नहीं है कि 12 साल वो एक जगह बैठ करके आंख बंद करके ध्यान लगा के तपस्या कर रहे थे, नहीं। 12 साल तपस्या करने का मतलब है कि बहुत जगह भटके ज्ञान की प्राप्ति के लिए, और 12 साल बाद उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। इट मीन्स कि 30 वर्ष की आयु में निकले थे, 12 साल इधर उधर भटके, और फिर 42 वर्ष की आयु में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। और जब ये 72 वर्ष के हुए तो इनको क्या प्राप्त हो गया, निर्वाण। निर्वाण मतलब डेथ। ठीक है, 42 वर्ष की आयु में इनको निर्वाण की प्राप्ति हुई। इनका पहले नाम क्या था, वर्धमान। ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर कहलाए। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, माता का नाम त्रिशला, पत्नी का नाम यशोदा, बेटी इनकी बेटी थी, बेटी का नाम था अनुजा या प्रियदर्शनी। इनका जो दामाद था जिसका नाम था जमाली, जो इनका पहला शिष्य भी रहा था और पहला विरोधी भी रहा था। इन्हीं का एक शिष्य था मखली पुत्र घोषाल। ठीक है, वो भी आगे जाके इनका विरोधी बन गया था, और वो भी एक संप्रदाय का स्थापना किया था जिसका नाम क्या था,
आजीवक संप्रदाय, आजीवक संप्रदाय को फॉलो करने वाला एक बड़ा शासक का नाम बताइएगा, बिंदुसार। अगर हम लोग आते हैं मौर्य वंश में तो देखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का फॉलोअर्स था। वहीं पर देखना बिंदुसार जो आपका चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था, वो बिंदुसार आपका आजीवक संप्रदाय का फॉलोअर्स था, और बिंदुसार का बेटा अशोक वो आपका बौद्ध धर्म का फॉलोअर्स था। अगर बात करें जैन धर्म तो देखना नो डाउट जैन धर्म और बौद्ध धर्म में अगर कंपेयर करें तो सबसे ज़्यादा फैलाव बौद्ध धर्म का ही हुआ था, बहुत ज़्यादा। अगर आप जैन धर्म और बौद्ध धर्म पढ़ोगे तो इतना ज़्यादा सिमिलरिटी मिलेगा, कन्फ्यूजन हो जाएगा। जैसे देखिएगा आगे जाके आपका जैन धर्म भी क्या हुआ था, दो भाग में बट गया था, और बौद्ध धर्म भी दो भाग में बट गया था। जैन धर्म कौन दो भाग में बटा था, तो ये हुआ था आपका, एक हुआ था दिगंबर और एक हुआ था क्या, श्वेतांबर। ठीक है, श्वेतांबर किसको कहा जाता था, जो व्हाइट ड्रेस पहनता था, और दिगंबर किसको कहता था, जो कोई भी ड्रेस नेक्ड रहता था, जो कोई भी कपड़ा नहीं पहनता था। वहीं बौद्ध में देखिएगा तो ये था आपका हीनयान। ठीक है, एक था हीनयान और एक वो हुआ था आपका महायान। हीनयान कौन था, तो जो गौतम बुद्ध के दिए हुए संदेश को, उनके शिक्षा को एज इट इज़ पालन कर रहा था, वो आपका हीनयान था। लेकिन जो समय के अकॉर्डिंग चेंज होते गया, समय के अकॉर्डिंग परिवर्तन लाया, वो क्या कहलाता था, वो कहलाता था महायान। ठीक है, इसके बारे में एक चीज़ और याद रखिएगा, महामस्तकाभिषेक। ठीक है, ये पर्व किसका होता है, ये होता है आपका जैन धर्म का। जैन धर्म के बारे में देखिएगा, वो ज़मीन में उगे हुए चीज़ों को नहीं खाते हैं, और क्या अपने मुंह पे मास्क लगाते हैं। कपड़ा में भी आपका व्हाइट कलर का कपड़ा पहनते हैं। क्यों, क्योंकि अगर रंग बिरंगा पहनेंगे, फैशन या डिजाइन वाला पहनेंगे तो क्या होगा, डिस्क्रिमिनेशन होगा, और जैन धर्म डिस्क्रिमिनेशन को आगे नहीं बढ़ाता था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है सब चीज़, याद रखिएगा। आगे आइएगा, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, निम्न में से कौन इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। इटली की ही कौन है, सोनिया गांधी। और यहाँ इटली की पहली महिला पीएम कौन बनी है, जॉर्जिया मेलोनी। हम लोग बात करते हैं पूरे विश्व में पहली महिला पीएम कौन बनी थी, श्री माओ भंडार नायके। पूरे विश्व में पहली महिला पीएम श्री माओ भंडार नायके, बहुत बड़ा सा नाम है, भंडार नायके। कहाँ की बनी थी, ये बनी थी आपकी श्रीलंका की। कब बनी थी, तो ये बनी थी 1960 में, श्रीलंका की 1960 में। आते हैं हमारे भारत की, तो भारत की पहली महिला पीएम कौन रही थी, भारत में रही थी इंदिरा गांधी। ठीक है, इंदिरा। और देखो वो जो आपकी श्रीलंका वाली है, वो सिर्फ श्रीलंका ही नहीं, पूरे कंट्री में, पूरे वर्ल्ड में पहली महिला पीएम रही थी। आगे देखिएगा, ये हो गई इंदिरा गांधी। और देखिएगा भारत का, ये हम लोग कुछ देखते हैं। जैसे भारत में पहली महिला सीएम कौन थी, सरोजनी नायडू। किस राज्य की सीएम रही थी, तो ये रही थी यूपी की। ठीक है, भारत में ही क्या, तो पहली महिला गवर्नर कौन रही थी, सुचेता कृपलानी। सीएम नहीं होगा, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गया। देखिएगा क्या, सरोजनी नायडू यूपी की पहली महिला गवर्नर रही थी। सरोजनी नायडू यूपी की पहली महिला क्या रही थी, गवर्नर। सुचेता कृपलानी यूपी की पहली महिला क्या रही थी, सीएम रही थी। और देखिएगा, जैसे अगर बात करते हैं भारत में पहली ग्रेजुएट महिला कौन थी, ये थी कादम्बिनी गांगुली। ग्रेजुएट महिला ये थी कादम्बिनी गांगुली। और कादम्बिनी गांगुली का नाम हम लोग पीछे सेशन में देखे थे क्या, तो कांग्रेस को, आईएनसी को संबोधित करने वाली पहली महिला कौन थी, कादम्बिनी गांगुली। बात करते हैं तो हमारे भारत में पहली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की पहली महिला जज ये थी अन्ना चांडी। कहाँ की थी, केरल की। ठीक है, उसके बाद देखिएगा भारत में हाई कोर्ट की पहली महिला जज ये कौन थी, लीला सेठ। कहाँ की बनी थी, पहले हिमाचल प्रदेश की थी, उसके बाद फिर दिल्ली की भी बनी थी। भारत में सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी, तो मीरा साहिब फातिमा बीबी। एक चीज़ याद रखिएगा कि सुप्रीम कोर्ट में अभी तक मुख्य न्यायाधीश कोई भी महिला नहीं बनी है, ये अदर में थी कौन, मीरा साहिब फातिमा बीबी। चलिए ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। देखिएगा, पद्म भूषण पुरस्कार 2023 कितनी महिलाओं को दिया गया है। पहले हम लोग आते हैं पद्म पुरस्कार में। पद्म पुरस्कार स्टार्ट कब हुआ था, 1954 में। पद्म पुरस्कार कितने तरीके का होता है, ये होता है 3 तरीके का। सबसे पहले तो आप पद्म शब्द में ऐड कर लीजिएगा, पद्म
और देखिएगा पहला होता है जो सबसे बड़ा वाला होता है पद्म विभूषण, बहुत ही कम लोगों को दिया जाता है। उसके बाद होता है आपका पद्म भूषण, ठीक है, उसके बाद होता है आपका पद्म श्री। इस बार जो दिया गया है कितने कितने लोगों को क्या क्या मिला है, तो देखिएगा पद्म विभूषण मिला है 6 लोगों को, पद्म विभूषण मिला है 6 लोगों को, पद्म भूषण मिला है 9 लोगों को और पद्म श्री मिला है 91 लोगों को। टोटल कितना हो गया 106। इस बार टोटल 106 पद्म पुरस्कार क्या किया गया था, दिया गया था, ठीक है। इसमें अगर बात करते हैं कि पूरा मतलब इसको अगर टोटल हम लोग क्या बोलेंगे पद्म पुरस्कार, ठीक है, सबको एक करके पद्म पुरस्कार। अगर बात करते हैं पद्म पुरस्कार इस बार कितनी महिला को मिला है, तो टोटल हो जाएगा क्या 19। पद्म पुरस्कार टोटल कितनी महिला को मिला है 19। यहाँ पे हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है पद्म भूषण, पहले तो एक चीज़ याद रखिएगा पद्म श्री, ठीक है, एक एक्ट्रेस को भी मिला है और उसका नाम क्या है रवीना टंडन, रवीना टंडन। यहाँ पे हमारे से क्वेश्चन पूछा है पद्म भूषण कितनी महिलाओं को मिला है, यह है 3 महिला को। इनका नाम देखिएगा, अगर बात करते हैं पहली महिला जिसको पद्म भूषण मिला है इस बार, पहली तो हो जाएंगी वानी जयराम, एक हो जाएंगी वानी जयराम। दूसरा देखिएगा सुमन कल्याणपुर और इम्पॉर्टेंट है आ सकता है चूँकि 3 नाम है ना, चौथा कुछ और दे देगा, बोलेगा बताओ किसको नहीं मिला, सुमन कल्याणपुर। और तीसरा नाम हो जाएगा सुधा मूर्ति, ठीक है, क्या हो जाएगा सुधा मूर्ति। इन तीनों को इस बार क्या मिला है पद्म भूषण मिला है, पद्म श्री और भी लोगों को मिला है, ये इंपॉर्टेंट टर्म था इसलिए बता दिया गया। और इस बार टोटल 106 लोगों को मिला है, ठीक है। चलिए आते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। किस तापमान पर सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट पैमाने का मान समान होता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो ऑप्शन थोड़ा सा गड़बड़ सड़बड़ हो गया, क्या हो जाएगा -40 डिग्री, ठीक है। -40 डिग्री पे जो फॉर्मूला बताया गया था उस पर जब आप फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का मान निकालोगे तो क्या हो जाएगा, दोनों इक्वल हो जाएगा, ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। चलिए आगे आइएगा। किसके सतत प्रयत्नों से बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, किसकी प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, डीके कड़वे। डीके कड़वे का नाम पिछले सेशन में आया था, इनको क्या मिला था 1958 में, 1958 में क्या मिला था भारत रत्न। और देखिएगा सबसे ज़्यादा उम्र दराज व्यक्ति जिनको भारत रत्न अभी तक मिला है ये कौन हो जाएंगे, डीके कड़वे। वहीं सबसे यंगर किसको कह सकते हैं, या फिर यंगर या एकमात्र प्लेयर जिनको भारत रत्न मिला है ये हो जाएंगे मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर। चलिए आगे देखिएगा, महादेव गोविंद रानडे, MG रानडे, इनको महाराष्ट्र का सुकरात भी कहा जाता है, महाराष्ट्र का सुकरात, ठीक है। चलिए आते हैं आगे, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है, यहाँ पे कुछ युद्ध के बारे में दिया है और बताना है कि कौन सा मिलान सही होगा। तो पहले तो आएगा कलिंग, नहीं पहले देखिए प्लासी का युद्ध कब हुआ था, तो प्लासी का युद्ध आपका हुआ था कब, 23 जून 1757 को, डेट भी याद रखना है प्लासी। हाँ देखिए प्लासी का युद्ध हुआ था आपका 23 जून 1757, 23 जून कहाँ हुआ था, पश्चिम बंगाल में भागीरथी नदी के किनारे, किसके बीच, रॉबर्ट क्लाइव और आपका सिराजुद्दौला के बीच, जिसमें मीर जाफर के बेईमानी की वजह से सिराजुद्दौला की हत्या के साथ साथ हार भी हो गया था। आगे आना, कलिंग युद्ध किसके साथ हुआ था और किसके बीच हुआ था, अशोक, ठीक है, मौर्य शासक जो था आपका अशोक, वो किया था कलिंग, जो आज उड़ीसा के नाम से जाना जाता है। कब हुआ था, 261 BC में। इसी युद्ध के बाद अशोक का ऐसा हृदय परिवर्तन हुआ कि वो युद्ध छोड़ दिया और बौद्ध धर्म उपगुप्त की अध्यक्षता में अपना लिया। हल्दी घाटी ये हुआ था 1576 में, अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था, लेकिन ये आपका कोई भी निर्णायक युद्ध नहीं था, इसमें महाराणा प्रताप हारे भी नहीं थे, हार नहीं हुआ था उनका। चलिए आगे आइएगा, तराइन का युद्ध हुआ था आपका, देखो यहाँ पे बस तराइन का युद्ध दे दिया, लेकिन हम लोग ऑप्शन से पकड़ सकते हैं 1192 होगा, ठीक है, 1192। एक चीज़ याद रखिएगा, तराइन का 3 युद्ध हुआ है, ठीक है, पहला हुआ था आपका 1191, 1192 और एक हुआ था आपका 1215। 91 वाला किसके बीच हुआ था, पृथ्वीराज चौहान, जिसको पृथ्वीराज तृतीय भी कहा जाता है, और मोहम्मद गौरी के बीच, ठीक है, पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे। उसके बाद 1192 वाला पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच ही हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान हार गए थे। और 1215 में इल्तुतमिश और याल्दोज के बीच हुआ था। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, मिला लीजिएगा, पहला का 4 दे रहा है, एक ही ऑप्शन है, तो क्या हो जाएगा सही। देखो ऐसा वाला जो होता है ना, ये समझिए आपको नंबर देने के लिए आता है, अगर आपको एक भी पता रहेगा तो आप इससे आंसर टिक कर सकते हो। देखो एक का आंसर बस एक ही मिल रहा था। चलिए आगे आइएगा, क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा,
बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? गंगा नदी आप याद रखिएगा बिहार को दो भागों में उत्तर और दक्षिण बिहार में बांटने का काम कौन करता है? गंगा नदी की लंबाई, टोटल लंबाई, ठीक है, गंगा नदी की टोटल लंबाई कहाँ? तो भारत और बांग्लादेश में मिलाकर, इंडिया और बांग्लादेश में मिलाकर कितना है? 2525 किलोमीटर, ठीक है। बांग्लादेश में गंगा नदी को क्या कहा जाता है? पद्मा नदी। और देखिएगा बिहार में गंगा नदी कहाँ से प्रवेश करती है? तो भोजपुर जिले से, ठीक है। और देखना गंगा नदी को लोग कहता है कि कभी भी खराब नहीं होता है, क्योंकि उसमें बैक्टीरियोफेज पाया जाता है। बैक्टीरियोफेज ये क्या करता है ना कि पानी को शुद्ध हमेशा रखता है और जो गंदा संदा कीटाणु होता है उसको मारते रहता है। बैक्टीरियोफेज की वजह से ही गंगा नदी का पानी क्या होता है? एकदम से शुद्ध होता है। यहाँ पे क्वेश्चन था हमारा, गंगा नदी बिहार के किस जिले में? बिहार में कितने जिले हैं? तो बिहार में 38 जिले हैं। नवीनतम कौन है? अरवल। किससे अलग हुआ था? जहानाबाद से। किस जिले में सबसे ज़्यादा बहता है? तो ये हो जाएगा क्या? पटना। बिहार में पटना नदी में गंगा नदी सबसे ज़्यादा बहती है। और देखिएगा सेकंड नंबर पे कौन आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका भागलपुर। और ये कितना दूरी में बहता है? ये बहता है आपका 92 किलोमीटर और ये बहता है आपका पटना वाला कितना? 99 किलोमीटर, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय नागरिकता किसके द्वारा दी जाती है? ठीक है, देखो सबसे पहले तो आइएगा भारत में नागरिकता, इसका चर्चा कहाँ किया गया है? भाग 2 में, ठीक है। अनुच्छेद के बारे में बात करते हैं तो अनुच्छेद हो जाएगा आपका 5 से 11। भारत में किस तरह का नागरिकता है? भारत में किस तरह का, एक सेकंड थोड़ा इधर देखिएगा। देखो ये पटना वाला तो 99, ठीक है, ये 97 होगा, 2 ही कम है इससे, 97। जो भागलपुर में गंगा नदी बहती है ये आपको हो जाएगा आपका 97 किलोमीटर, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा नागरिकता जो है आपका भारत में एकल नागरिकता है। अब इसका मतलब क्या हुआ एकल नागरिकता? जैसे देखो यूएसए वगैरह में क्या होता है ना कि पहले तो आप देश का नागरिकता लिए हुए कि आप यूएसए के सिटीजन हो, दूसरा आप किस स्टेट में रह रहे हो आपको उसका भी सिटीजनशिप लेना पड़ता था। लेकिन हमारे भारत में ऐसा नहीं है, हम बस भारत का ही नागरिकता लेते हैं, ना कि किसी अदर स्टेट का, ठीक है। आगे आइएगा और देखिएगा यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, कितना लोग को लगता है कि एकल नागरिकता मतलब हो जाता है कि आप किसी और देश का नागरिकता नहीं ले सकते। ये चीज़ तो है, लेकिन ये चीज़ का वर्णन किया गया अनुच्छेद 9 में, क्या कि अगर आप किसी और देश का नागरिकता लेते हो ऑटोमेटिक, ठीक है, उसी समय क्या होगा? भारत का नागरिकता आपका खत्म हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन था कि भारतीय नागरिकता किसके द्वारा दी जाती है, तो ये हो जाएगा गृह मंत्रालय ही इसमें कानून बनाता है भारतीय नागरिकता को लेकर के। गृह मंत्रालय के मंत्री कौन है? अभी हैं अमित शाह, और इनको भी अतिरिक्त मंत्रालय सहकारिता मंत्रालय भी मिला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, भारत का प्रथम वॉइसरॉय कौन था? पिछले वाले वीडियो में हम लोग बहुत एक्सप्लेनेशन के साथ देखे थे कि कैसे कैसे डिटेल होकर आया था। लॉर्ड कैनिंग, ठीक है, भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। कब बनाया गया था? 1857 में, 1857 की क्रांति के बाद, ठीक है। चलिए आते हैं आगे। लॉर्ड कर्जन के समय देखिएगा क्या हुआ था? बंगाल विभाजन। और लॉर्ड कर्जन का कंपेयर औरंगजेब किससे? औरंगजेब से किसने किया था? औरंगजेब से, तो ये हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। और ये किसके गुरु थे? ये गुरु थे महात्मा गांधी के, ठीक है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? सबसे हम लोग देखे थे एक वीडियो में हम लोग देखे थे कि जो भारतीय संसद है ये आपकी समिति के माध्यम से काम करती है। एक होता है आपका स्थायी समिति जिसको बनना ही होता है हर साल, और एक होता है अस्थायी समिति जो पर्टिकुलर किसी काम के लिए बनाया जाता है। जैसे देखो ना, विजय केलकर समिति, विवेक देवराय समिति, इस टाइप का कमेटी बनाया गया था कुछ पर्टिकुलर काम के लिए। तारकुंडे समिति किसके लिए बनाया गया था? तो ये जो आपका चुनाव का उम्र होता है, निर्वाचन का उम्र, ये आपका 21 से 18 किया गया था। तारकुंडे समिति 1974 में इसकी सिफारिश पर, लेकिन किया गया था कब? 1989 में 61वां संविधान संशोधन द्वारा। यहाँ पे क्या बोल रहा है? भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति, तो ये देखिएगा क्या हो जाएगा? देखिएगा प्राक्कलन समिति हम लोग एक दिन डिटेल में देखे थे, आज बस इसी के बारे में देखते हैं। इसमें कितना मेंबर होता है? 30 मेंबर। कहाँ से जाता है? ये जाता है आपका टोटल लोकसभा से। टोटल कहाँ से जाता है? लोकसभा से। क्या काम होता है उसका? तो बजट के बाद ये एस्टीमेट बनाता है। इसी को हम लोग प्राक्कलन को इंग्लिश में एस्टीमेट भी कहते हैं। एस्टीमेट बनाता है कि बजट में जो भी बोला गया है कि हमको ये करना है वो करना है, उसमें कितना खर्च आएगा, उतना पैसा हम लोग कहाँ से लाएंगे, कितना कम खर्च होगा, ज़्यादा होगा,
इसका एस्टिमेट बनाया जाता है। और ये किसके द्वारा? तो लोकसभा सदस्यों के द्वारा। यहाँ पे देखिएगा लोक लेखा समिति कितना मेंबर होता है? 22। 15 जाएगा आपका लोकसभा से और 7 जाएगा आपका राज्यसभा से। इसका काम क्या होता है? तो CAG जो आपका रिपोर्ट बनाता है कि भारत सरकार कितना खर्च किया है उस रिपोर्ट को देखता कौन है? लोक लेखा समिति। इसमें कोई भी मंत्रिपरिषद का मेंबर नहीं होता है, कोई भी मंत्रिपरिषद का मेंबर नहीं होता। और इसका अध्यक्ष कौन होता है? तो विपक्ष का नेता। विपक्ष के नेता को क्यों बनाया जाता है? क्योंकि देखो भारत सरकार कितना खर्च कर रहा है, इसका रिपोर्ट कौन तैयार किया? CAG। तो देखो CAG को नियुक्त कौन करता है? राष्ट्रपति। मान लो एक रिपोर्ट बनाया आपका और उसमें सब कुछ लिखा कि इतना इतना भारत सरकार खर्च किया है, CAG को नियुक्त कौन किया? राष्ट्रपति। तो ऐसा हो सकता है कि CAG सब कुछ उसमें सही नहीं लिखे, कुछ छुपा ले, इसलिए इस रिपोर्ट को किसको दिया जाता है? लोक लेखा समिति में। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? वो होते हैं विपक्ष के नेता। और विपक्ष का नेता कभी इस चीज़ को स्वीकार नहीं करेगा कि जो नेता विपक्ष में है, जो भी पार्टी में है, रूल में चल रहा है, वो 1 भी रुपया का घपला करे। तो इसीलिए ये चीज़ सही है, काफ़ी सही है कि विपक्ष का नेता को इसका मेंबर बनाया जाता है, इसका अध्यक्ष बनाया जाता है। और ये अपना रिपोर्ट किसको देता है? लोकसभा अध्यक्ष को। चलिए यहाँ पे देखिएगा लोक उपक्रम समिति, इसमें भी 22 मेंबर होता है। ठीक है, कितना कितना? तो 15 + 7 लोकसभा राज्यसभा। और देखना कभी कभी क्या होता है ना कि रेशियो पूछ लेता है, तो लगभग में रेशियो आपका हो जाएगा 2:1। और देखिएगा याचिका समिति, इसमें कितना मेंबर होता है? तो 15 + 10। ये क्या हो गया आपका? राज्यसभा। ये हो गया आपका लोकसभा। ठीक, चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तो श्वास की गति क्या होगी? देखो जब क्या होगा, जब रक्त में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो श्वास की गति में कमी होगा या बढ़ेगा? देखिएगा इसमें जब रक्त में ऑक्सीजन की कमी होगी, बताइएगा, तो ये आपका क्या होगा? बढ़ जाएगा। जब देखो होगा क्या, जैसे देखो हम लोग कोई काम करते हैं, जब हम लोग रनिंग करते रहते हैं या फिर कुछ भी हम लोग एनर्जी वाला काम करते हैं, तो ऑक्सीजन का क्या होता है? ऑक्सीजन उतना ही हम लोग लेते रहेंगे जितना एज यूजुअल लेते हैं, जो अभी ले रहे हैं या फिर जो रनिंग का टाइम होगा उतना ही ऑक्सीजन का मात्रा रहेगा। लेकिन उस समय हम कोई काम कर रहे हैं तो हमको ज़्यादा चाहिए होता है, तो क्या होता है? बढ़ जाता है। उससे आप याद रखना कि क्या हो जाएगा? श्वास की गति क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। लोग सांस जल्दी जल्दी लेगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन ले सके। और एक चीज़ याद रखिएगा कि जो आपका ऑक्सीजन का कमी होता है, इसको एक वर्ड में क्या बोला जाता है? हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया। ठीक है, आ जाता है ये वर्ड कि इसका अर्थ क्या होता है? बढ़ना या घटना। चलिए आगे आइएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, निम्न में से कौन सा देश 2026 में राष्ट्रमंडल खेल की मेजबानी कर रहा है? आप एक चीज़ याद रखिएगा, अभी जो आपका 2026 में ना, तो ये 2022 वाला कहाँ हुआ था? ये हुआ था बर्मिंघम में। कहाँ हुआ था? बर्मिंघम में। ठीक है, और बर्मिंघम का है इंग्लैंड में। भारत का कितना रैंक था? भारत का रैंक था 4था। कितना मेडल जीता था? तो 22 + 16 + 23। ये क्या हो गया? गोल्ड। ये क्या हुआ? सिल्वर। और ये क्या हुआ? ये हुआ आपका ब्रॉन्ज। ठीक है, देखो 2026 वाला कहाँ होने वाला है? ये होगा आपका ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में। अभी देखिएगा जैसे जर्मनी में, तो यहाँ 48 नंबर का क्या हुआ था? G7 सम्मेलन। वहीं 49 नंबर का कहाँ हुआ? ये हुआ आपका जापान में। ठीक है, इस बार देखिएगा G20 सम्मेलन कौन कर रहा है? तो भारत कर रहा है। इसके पहले कौन किया था? इंडोनेशिया। चीन के बारे में देखिएगा तो शीतकालीन ओलंपिक कहाँ हुआ था? ये हुआ था आपका चीन में। भारत कितना मेडल जीत के आया था? तो भारत जीता था आर्यभट्ट का 0। चलिए आगे आइएगा। बिहार का सबसे बड़ा साहित्यिक सम्मान कौन सा है? बिहार का, तो ये हो जाएगा, देखिएगा क्या? राजेंद्र सम्मान। बिहार का सबसे बड़ा साहित्यिक सम्मान होगा राजेंद्र सम्मान। वहीं पूरे भारत का बात करते हैं तो साहित्य अकादमी पुरस्कार। साहित्य अकादमी पुरस्कार कब स्टार्ट हुआ था? 1954 में। कितनी भाषा में दिया जाता है? 24 भाषा। 24 भाषा कहाँ से आ गया? तो 22 तो हो जाएगा 8वीं अनुसूची वाला, 2 में हो जाएगा एक राजस्थानी और एक आपका अंग्रेजी। एक चीज़ देखिएगा, एक बिहारी पुरस्कार भी होता है। बिहारी पुरस्कार, अगर ये क्वेश्चन आएगा कि बताओ बिहारी पुरस्कार जो है आपका मैक्सिमम किस राज्य के लेखकों को मिलता है? तो ये हो जाएगा क्या? राजस्थान, ना कि बिहार। बिहारी पुरस्कार जो है आपका राजस्थान के लेखकों को दिया जाता है। चलिए आगे आइएगा। क्वेश्चन नंबर 15, बगलीहार बांध किस नदी पे बना हुआ है? ये बना हुआ है चेनाब नदी पे। ठीक है, बगलीहार बांध आपका चेनाब नदी पे बना हुआ है। वहीं देखिएगा और भी देखिएगा यहाँ पे दुलहस्ती। ठीक है, दुलहस्ती परियोजना भी इसी नदी पे है। दुलहस्ती परियोजना
और देखिएगा सिंधु नदी, तो एक सिंधु जल समझौता हुआ था 1960 में, ठीक है, किसके बीच, तो भारत और पाक के बीच। अध्यक्षता कौन करवाया था, विश्व बैंक। विश्व बैंक का स्थापना कब हुआ था, 1945। अभी इसके अध्यक्ष कौन है, यही आपके अजय बंगा। और देखिएगा अगर बात करते हैं सिंधु नदी कहाँ कहाँ बहता है, तो बहता है इंडिया में, पाक में, अफगानिस्तान में और आपका चाइना में, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, किस शासक के द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में चयन किया गया। देखो अभी तक तो हम लोग इसका उदयन लगाते थे, लेकिन एक बार क्या हुआ था, अभी एनडीए का एग्जाम हुआ था कुछ दिन पहले ही, इसमें इसका आंसर अजातशत्रु बना दिया गया था, मतलब लगाया गया था, जो कि एनडीए आपका बहुत ही अच्छा एग्जाम होता है। तो ऐसा हुआ था कि शहर बनवाना शुरू किया गया था अजातशत्रु के द्वारा, लेकिन इसका जो राजधानी है ये बनवाया गया था उदयन के द्वारा। तो आप देखोगे मैक्सिमम बुक में इसका आंसर उदयन ही दिया हुआ है, उदयन ही दिया हुआ रहता है, ठीक है। पाटलिपुत्र को आज हम लोग किस नाम से जानते हैं, देखिएगा आज तो हम लोग जानते हैं पटना के नाम से, लेकिन इसका और भी पुराना नाम रहा था, जैसे देखिएगा कुसुमपुर, और देख सकते हो पुष्पपुर, देखिएगा पुष्पपुर, और हो जाएगा आपका अजीमाबाद। आज के समय में क्या कहा जाता है, पटना। ये किसका नाम है, पाटलिपुत्र, और इसको राजधानी के रूप में चयन किसके द्वारा किया गया था, उदयन के द्वारा। हम लोग आते हैं जैसे उदयन किस वंश का शासक था, ये था आपका हर्यक वंश का। मगध पर पहला वंश का शासक किसका था, हर्यक वंश का ही था। संस्थापक कौन था, ये था बिंबिसार, ठीक है, बिंबिसार। इसका बेटा कौन था, अजातशत्रु, इसको कुनिक भी कहा जाता था। और देखना इसको प्रीतहंता वंश भी कहा जाता है, किसको, हर्यक वंश को ही प्रीतहंता वंश भी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि आप यहाँ देखोगे ना क्या कि हर बेटा जो है ना अपने पुत्र को मार करके शासक बनते जाएगा। जैसे अजातशत्रु भी वही करेगा, बिंबिसार की हत्या करके शासक बनेगा। वहीं पे देखना अजातशत्रु, इसका बेटा कौन था, उदयन, ये भी क्या किया था, अपने पिता की हत्या करके क्या किया था, शासक बना था। आगे देखिएगा इसके बाद आ जाएगा अनिरुद्ध, उसके बाद आएगा आपका मुंडक, और फिर आएगा आपका नागदशक, और इसी के बाद क्या हो जाता है, शिशुनाग वंश आ जाता है। ये हुआ आपका हर्यक वंश का शासक। सॉरी, उसके बाद देखिएगा यहाँ पे देखना अजातशत्रु तो इसी वंश का हो गया, उदयन भी हो गया, बचा आपका कालाशोक, तो ये आपका शिशुनाग वंश का शासक था, शिशुनाग वंश का शासक। और इसके समय में तीसरी बौद्ध संगति का अध्यक्षता हुआ था। और देखना कनिष्क, ये आपका कुषाण वंश का शासक था, कुषाण वंश का शासक। इसके समय में चौथी बौद्ध संगति का अध्यक्षता कहाँ हुआ था, कश्मीर में, मतलब ये करवाया था। अध्यक्ष कौन थे, वसुमित्र, और उपाध्यक्ष कौन थे, ये थे आपके अश्वघोष, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 पे आइएगा। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए। सबसे पहले तो आइएगा सुप्रीम कोर्ट का जो जज है या फिर सुप्रीम कोर्ट का चर्चा, पहले तो देखिएगा 124 में सुप्रीम कोर्ट का चर्चा किया गया है। अगर भाग पूछ लेता है तो भाग हो जाएगा आपका 5, ठीक है। 129 में क्या दिया हुआ है कि आपका जो सुप्रीम कोर्ट है ये एक आपका अभिलेखीय न्यायालय है। अभिलेखीय न्यायालय मतलब क्या कि सुप्रीम कोर्ट जो भी आपका फैसला दिया है वो क्या रिकॉर्डेड होता है, बाद में इसका यूज किया जा सकता है। और देखिएगा एक चीज़ और 143 क्या, तो सुप्रीम कोर्ट या फिर राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकता है, किसके अकॉर्डिंग, तो अनुच्छेद 143 के अकॉर्डिंग। अब आइएगा सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए सबसे पहले तो क्या, इसको 2 क्राइटेरिया हो सकता है। अगर देखो यहाँ पे बात हुआ एडवोकेट का ना, तो हम लोग यहाँ पे पहले एडवोकेट लेते हैं, और एक होता है आपका जज भी, ठीक है। अब देखो सुप्रीम कोर्ट है तो जाहिर सी बात है कि उसके पास एक्सपीरियंस कहाँ का, कम से कम हाई कोर्ट के जज का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब वो कहाँ जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में। क्योंकि देखो अगर क्राइटेरिया देखते हो, अगर देखते हो इसका बड़ा से छोटा, तो पहले तो सुप्रीम कोर्ट होगा, फिर हाई कोर्ट होगा, फिर आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगा। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाला कहाँ जाता है, हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट वाला कहाँ जाता है, सुप्रीम कोर्ट में। चलो देखो यहाँ पे अगर बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए क्या होना चाहिए योग्यता, तो या तो वो 5 साल का जज रहा हो, 5 साल तक जज रहा हो, कहाँ, तो किसी भी हाई कोर्ट में, किसी भी हाई कोर्ट में कम से कम 5 साल तक वो जज रहा हो। दूसरा क्या, तो वो किसी भी हाई कोर्ट में 10 साल तक, किसी भी हाई कोर्ट में 10 साल तक क्या रहा हो, वो आपका या एडवोकेट रहा हो। बस दोनों में देखो, जरूरी नहीं कि दोनों नहीं चाहिए, दोनों में से कोई एक भी।
फुलफिल करता हो तो वो आपका सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता है, या तो 10 साल तक एडवोकेट रहा हो या 5 साल तक का वो जज रहा हो। तो देखो ऐसा तो आपका बहुत सारा मिल जाएगा, बहुत सारा एडवोकेट मिल जाएगा, बहुत सारा जज मिल जाएगा। क्या होता है तीसरा, राष्ट्रपति के नज़र में, तीसरा राष्ट्रपति के नज़र में वो एक अच्छा विधिवेता, अच्छा विधि का उसके पास नॉलेज हो, तभी उसको क्या बना जाएगा, सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जाएगा। उसके बाद फिर कोलेजियम व्यवस्था से आपका मुख्य न्यायाधीश चुना जाता है, लेकिन यहाँ तक आपका योग्यता यही होता है। अब क्या राष्ट्रपति को पता होगा, अब मान लो टेस्ट के लिए बुलाएगा तो राष्ट्रपति को थोड़ी पता होगा कि वो उसके पास विधि का नॉलेज है कि नहीं, जरूरी थोड़ी कि राष्ट्रपति जानता हो। तो हम लोग देखे थे अटॉर्नी जनरल वगैरह तो था ना, ये सब राष्ट्रपति का यहाँ पे मदद करता है, पूरे मंत्रिमंडल के द्वारा देखा जाता है और फिर आपका सुप्रीम कोर्ट का जज चुना जाता है। तो देखो यहाँ पे बात हो रहा है एडवोकेट का, तो क्या हो जाएगा 10 साल। वहीं पे अगर जज का बात होता तो ये क्या हो जाता 5 साल। ठीक है, अभी सुप्रीम कोर्ट के जज कौन है, ये हैं डी वाई चंद्रचूड़। पहले कौन थे, हीरालाल जेकानिया। सबसे ज़्यादा टाइम पीरियड क्या किसका था, तो वो था वाई डी चंद्रचूड़ का। चलिए आगे आइएगा, क्वेश्चन नंबर 18, हाल ही में खबरों में रहा मून लाइटिंग किस क्षेत्र से संबंधित है। मून लाइटिंग मतलब चंद्रमा में जाकर के लाइट दिखाना, ऐसा ही सेंस निकल रहा है ना इसका इंग्लिश से। मून लाइटिंग किससे संबंधित है, देखो ये क्या होता है ना कि किसी भी, अभी कुछ दिन पहले हुआ था, काफ़ी चर्चा में आया था, क्या था, तो एक ही आदमी किसी 2 कंपनी में एक ही साथ काम कर रहा हो चोरी छुपे। ठीक है, मान लो दिन में यहाँ काम किया, रात में जाकर के किसी और कंपनी में वो काम किया, उसी को कहा जाता है मून लाइटिंग। और इस चीज़ में क्या होता है ना कि बहुत सारे लोगों को हटा दिया गया था। अब जो है, अब इतना महंगाई बढ़ रहा है कि लोग का एक जॉब से काम ही नहीं हो पा रहा है, लोग एक जॉब भी कर रहा है, दूसरा जॉब भी कर रहा है, इसी चीज़ को मून लाइटिंग कहा जाता है। ठीक है, मून लाइटिंग यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका रोजगार से संबंधित मून लाइटिंग वर्ड है, और इसका मतलब होता है एक ही आदमी 2 कंपनी में एक साथ काम कर रहा हो चोरी छिपे, इसे मून लाइटिंग कहा जाता है। आइएगा क्वेश्चन नंबर 19 पे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, हमारे बिहार से पहले राष्ट्रपति निकले थे। हमारा बिहार का वो एरिया वैशाली जो पूरे भारत को ही नहीं पूरे देश को, पूरे वर्ल्ड को लोकतंत्र का पाठ पढ़ाया था, वो भी क्या था, हमारा बिहार। दूसरा देखिएगा आर्यभट्ट, जो शून्य का खोज हुआ था, वो क्या था, वो भी हमारे बिहार से हुआ था। तो आज देखो भले ही बिहार जो भी थोड़ा बहुत नीचे चला गया है, लेकिन बिहार का एक बहुत ही अच्छा इतिहास रहा था। अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य, सब कहाँ के थे, सब हमारे बिहार के ही थे। बिहार का बहुत ही बड़ा एरिया था जो आज घट करके बहुत ही छोटा हो गया। बिहार का छोटा होने का और पीछे होने का कारण बहुत सारा हो सकता है, उसमें से एक आपका ये भी है कि जो भी संसाधन वाला एरिया था वो बिहार से हटके किसी और राज्य में चला गया। ये सब रीजन भी रहा है बिहार को पीछे होने का। देखिएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत के पहले क्या थे, पहले राष्ट्रपति थे। ठीक है, कहाँ से थे, बिहार से ही थे। और उनको भारत रत्न कब मिला था, ये मिला था 1962 में। कब मिला था, 1962 में। 1950 से लेकर के 1962 तक, 1950 से लेकर के 1962 तक ये क्या रख रहे थे, राष्ट्रपति। और याद रखिएगा 1947 में जब अंतरिम सरकार का गठन हुआ था तो ये खाद्य एवं कृषि मंत्री रहे थे। कौन से, तो खाद्य एवं कृषि मंत्री। ठीक है, चलिए और हम लोग क्या देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे देखना भारत रत्न कब स्टार्ट हुआ, 1954 में स्टार्ट हुआ। और देखना पहली बार मरणोपरांत किसको दिया गया था और कब दिया गया था, 1966 में लाल बहादुर शास्त्री को। पहली महिला जिसको भारत रत्न मिला तो ये मिला था किसको, इंदिरा गांधी को। ठीक है, सबसे उम्रदराज व्यक्ति जिनको भारत रत्न मिला DK कड़वे। सबसे कम उम्र के व्यक्ति जिनको भारत रत्न मिला सचिन तेंदुलकर। ठीक है, चलिए आते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 20, औरंगजेब ने दक्षिण में जिन 2 राज्यों का विजय किया था वह थे। हम लोग जानते हैं कि औरंगजेब जो था काफ़ी अपना विस्तार करने का कोशिश किया था, अपने साम्राज्य का किया भी था। और सबसे ज़्यादा सूबा औरंगजेब के समय में था। सबसे ज़्यादा हिंदू मनसबदार औरंगजेब के समय था। सबसे ज़्यादा हिंदू सेनापति या फिर हिंदू सेना जो था आपका हिंदू में औरंगजेब के टाइम पीरियड में ही था। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो बीजापुर और औरंगजेब। क्या हो जाएगा, बीजापुर और औरंगजेब को क्या बीजापुर और क्या हो जाएगा, गोलकुंडा। औरंगजेब नहीं, बीजापुर और गोलकुंडा को क्या किया था, तो औरंगजेब मिलाया था किसमें, देखो मक्खी भी पढ़ा रहा है, दक्षिण भारत में मिलाया था। और देखिएगा जैसे देखिए बीजापुर और गोलकुंडा दक्षिण भारत में बहुत ही महत्वपूर्ण था जगह। कौन सा, दक्षिण भारत में एक था आपका बहमनी साम्राज्य, एक था आपका विजयनगर साम्राज्य। देखिएगा विजयनगर साम्राज्य और एक था आपका बहमनी। ठीक है, दोनों का स्थापना कब किया गया था अलग होकर के, 1336 ईस्वी में। और इसका हो जाएगा 1347 ईस्वी में।
ठीक है, इसका किया गया था, अलग हो गया था आगे जाके। जैसे देखिएगा एक चीज़ आप याद रखिएगा, क्वेश्चन में आता है कि पहली बार दक्षिण भारत में जाने का कोशिश कौन किया था? अलाउद्दीन खिलजी। लेकिन ये कब्जा में लेने का कोशिश नहीं किया था, ये क्या था, बस टैक्स लेता था और बाकी सबको छोड़ देता था, बस तुम हमको टैक्स बेचते रहना, बाकी कोई मतलब नहीं, हमको शासन नहीं करना था तुम्हारे एरिया में। अलाउद्दीन ऐसा कर रहा था। लेकिन पहली बार दक्षिण भारत को अपने सल्तनत में, अपने एरिया में मिलाने का कोशिश कौन किया था? गयासुद्दीन तुगलक, ठीक है, जिसको गाजी मलिक के नाम से भी जाना जाता है। गयासुद्दीन तुगलक वंश का शासक, स्थापक, जो भी कह सकते हो, ठीक है। लेकिन हुआ क्या था, मोहम्मद बिन तुगलक, उसका जो बेटा था, उसके टाइम पीरियड में आपका जो दक्षिण भारत में लगभग 22 विद्रोह हुआ था और इसी समय आपका जो दक्षिण भारत था वो टूटने लगा था। सबसे ज़्यादा विस्तार गयासुद्दीन तुगलक के समय हो गया था, लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में दक्षिण भारत टूटने लगा था, अलग अलग होने लगा था और काफ़ी अलग तक हो भी गया था। लेकिन फिर बाद में फिर से दक्षिण भारत का दोनों एरिया को मिलाया था कौन, किसको, तो बीजापुर को और गोलकुंडा को, ये मिलाया था आपका औरंगजेब। बात करते हैं औरंगजेब के बारे में, तो ये आपका मुगल शासक था। कितने नंबर का था, तो देखना ये भारत का पहला तो था आपका बाबर, फिर हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और शाहजहां के बाद आया था आपका औरंगजेब। औरंगजेब 1707 में इसकी मृत्यु हो गई थी, 1658 में गद्दी पे बैठा था। आपका बहुत ही ज़्यादा पावरफुल शासक था। जब तक ये था तब तक अंग्रेजों को हिम्मत नहीं था कि वो यहाँ कब्जा करने का कोशिश करे। और 1707 के बाद यहाँ जो भी शासक आया उसको उत्तर मुगल शासक कहा जाता है, बहुत ही कमज़ोर था। जैसे आपका बहादुर शाह जफर था, आपका ये मोहम्मद शाह रंगीला था, इन लोग बहुत ही बेवकूफ़ शासक रहा था। फर्रुखसियर था 1739 में। उसके बाद भी एक और औरंगजेब बहुत मारा था अंग्रेज लोग को। उसके बाद अब अंग्रेज लोग को डर भी लगा हुआ था, इसलिए औरंगजेब के मरने के बाद भी अंग्रेज लोग नहीं आया था कब्जा करने। लेकिन 1739 में क्या हुआ, एक ईरानी आक्रमणकारी है जिसका नाम क्या था, नादिर शाह, ठीक है, वो आया और वो शाहजहां द्वारा बनाया गया मयूर सिंहासन, ठीक है, और क्या कोहिनूर हीरा सबको लेकर के भाग गया। और जब इतना बड़ा संपत्ति भारत से लेकर के भाग गया कौन, एक ईरानी आक्रमणकारी नादिर शाह, तब अंग्रेज लोग को समझ में आया कि अब मुगल शासक उतना मजबूत नहीं रहा है जितना, ठीक है, मयूर सिंहासन को भी लेकर चला गया और आपका कोहिनूर हीरा को। तब अंग्रेज को समझ में आया कि अब यहाँ कोई भी मजबूत शासक नहीं बचा, इसलिए तो इतना पावरफुल, इतना अच्छा संपत्ति उठा करके लेकर चला गया। और वो कोहिनूर हीरा अभी कौन पहनी हुई है, ब्रिटेन की महारानी, और अब तो ब्रिटेन की महारानी का डेथ हो गया, अभी वहाँ पे चार्ल्स III है, उनके पास है। अब वो हीरा को दे देना चाहिए वापस, लेकिन दे ही नहीं रहा है। कहाँ का था वो, भारत का था। भारत में भी कहाँ से निकाला गया था, गोलकुंडा की खान से, मतलब जो आज का तेलंगाना वाला एरिया है। और सबसे पहले कोहिनूर हीरा मिला था किसको, प्रतापरुद्र देव को, जो आपका मलिक काफूर को दिया था, ठीक है। चलिए यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। एक चीज़ याद रखिएगा, नादिर शाह को एशिया का नेपोलियन कहा जाता है। एशिया का नेपोलियन था कहाँ का, ये था आपका फ्रांस का। काफ़ी साम्राज्य को जीता था और इसीलिए उसका संज्ञा के रूप में अलग अलग शासक को दिया जाता था। एशिया का नेपोलियन हो गया आपका नादिर शाह, ईरान का था। वहीं भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता था, ठीक है। चलिए यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 20 कंप्लीट हुआ विद फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, पढ़ते रहिए, और करंट अफेयर्स का भी सेशन चल रहा है, फुल उसको भी वॉच करिए, ठीक है। थैंक यू।